Hello students, today we are going to discuss कि what constitutes a good answer. एक impactful answer किन किन elements को contain करता है और ये हम अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं करेंगे, बाकायदा हम बीपीएससी के ही चेक्ड कॉपीज जो बीपीएससी है 68 बीपीएससी के चेक्ड कॉपीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उन सारे आंसर्स को एनालाइज करके हम एक इंसाइट जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अच्छा आंसर किन किन चीजों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा लर्नर के दिमाग में घूमते रहते हैं, लाइक कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर में किस लेवल तक हमें फोकस करना चाहिए, एक 38 मार्क्स से क्वेश्चन में एक्चुअली लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये छोटे छोटे आपके आंसर्स होते हैं और 8 नंबर वाले, उनको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या हमारा एग्जामिनर लाइन बाय लाइन हमारा आंसर पढ़ता है। और वैसी परिस्थिति में जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं, इट्स लाइक बाउंसर टू यू, तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन छोड़ देना सही स्ट्रैटेजी है कि कुछ भी उसमें ब्लफबाजी करके या फिर एक जेनरिक आंसर लिखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन एंड एग्जैक्टली हम बीपीएससी कॉपी को एनालाइज करके ही देखेंगे। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे हिंदी मीडियम की कॉपीज में ये देखने को मिला है कि एग्जामिनर इज नॉट वेरी सिंसियर व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर। मैं विद एग्जांपल आई विल शो यू। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपके आंसर में कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, मेनली दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर, देन योर प्रेजेंटेशन। नाउ इस चीज को समझने के लिए कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हम 68 बीपीएससी के एक आंसर को उठाते हैं। आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का है और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे किसी भी तरह कोई डायरेक्टिव नहीं है, मतलब इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एंड दिस आंसर इज रिटन इन वेरी ब्यूटीफुल मैनर। आप देख सकते हैं जो इनका वर्ड सेंटेंस का स्पेसिंग है दैट इज रियली गुड, जो इनके वर्ड्स राइटिंग वगैरह इज गुड। बाकायदा इन्होंने हेडिंग दिया है, यहाँ पे हेडिंग बॉक्स में भी रखा है, इट्स रियली गुड। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, ब्रिटिश क्राउन को जो ट्रांसफर होता पावर, उसके बारे में चर्चा की। देन ही टॉक्ड अबाउट चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, टू वाइसरॉय ऑफ क्वीन, एग्जैक्टली दिस हैपेंड, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बात ये भी किया कि पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड, या इट वाज क्रिएटेड। एंड इसके बावजूद, इसके बियॉन्ड उन्होंने इम्पैक्ट को भी दर्शाया कि 1858 एक्ट में ये सारे फीचर्स थे और ये इसके इम्पैक्ट भी हुए। अगेन यूज ऑफ डायग्राम इज ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड देयर इज अ कंक्लूजन ऑल्सो। So I would say this answer is very well structured. This answer is very well structured. Also, this answer is का जो presentation है that is also very good. But irony is that it got only 3 marks. ठीक है. Now I'm going to show you another answer. That is a Frank 9. सेम क्वेश्चन का उन्होंने आंसर लिखा है। 1857 की क्रांति के बाद हमारे यहाँ पे 1858 का एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर, सेम ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। थर्ड पॉइंट वाज दैट कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि अब आपको हम अनेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड ब्रिटिश आर्मी, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिऑर्गनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। And finally, the Governor General of India was called Viceroy. So more or less the points का same ही है, but this answer got 5.5. So उन दोनों आंसर की तुलना में आप देखेंगे कि इस आंसर का प्रेजेंटेशन उस आंसर से ज्यादा अच्छा तो नहीं है। But why this got 5.5? Why that got only 3? अब try to understand. जो सबसे बड़ी बात होती है हिस्ट्री के आंसर्स में, हिस्ट्री के आंसर खास कर किस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन में, हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको उस टाइम फ्रेम में आपको उस आंसर को रूट करना होता है। जैसे अगर आपसे पूछा गया बिरसा मुंडा रिवोल्ट, आपसे पूछा गया इंडिगो रिवोल्ट, आपसे पूछा गया 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डेफिनेटली एक टाइम लाइन पे कहीं ना कहीं वो आया।
तो उसके पीछे कोई घटना हुई होगी. सो योर इंट्रोडक्शन शुड सेट द कॉन्टेक्स्ट. ये दोनों चीजें वहां पर हुई हैं. ठीक है. इसके अलावा देयर शुड बी लॉजिकल स्ट्रक्चर. सो इस आंसर में, जिस आंसर को 5.5 मिला है, लुक एट द आंसर वेरी केयरफुली. इन्होंने क्या किया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाले पार्ट को बहुत ही ब्रॉडली सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया. ट्रांसफर ऑफ सोवरेन पावर, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के बारे में जिक्र किया, फिर उन्होंने आर्मी के बारे में बात की, ठीक है, फिर उन्होंने वाइसरॉय के बारे में बात किया, देन फाइनली सेट किया, इट फाइनली लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ पावर ओवर इंडिया. ब्रिटिश लोग कंसोलिडेट किया. ठीक है. सो दिस आंसर हैविंग मोर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, मोर ब्रॉडर पॉइंट्स. वाइल गेटिंग बैक टू द सेकेंड आंसर, जो हमने आंसर पहले देखा था, इस आंसर में प्रॉब्लम कहां पे है? सबसे पहली प्रॉब्लम है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है. यहां पे इन्होंने कोशिश की है कि ब्रिटिश क्राउन प्रोक्लेमेशन के बारे में, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करने के बाद, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में बात किया है, ठीक है, इस पॉइंट को अननेसेसरली स्ट्रेच किया गया है. आप देखो, क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इतना भी काफी था. ठीक है. और इसके बाद आपने जो मेजर पॉइंट आपने छोड़ा है, लाइक जिस पॉइंट्स को आप बुलेट फॉर्म में लिखे हैं, उस पॉइंट्स को आप बुलेट, ये डायग्राम में ना लिख के इनको अगर बुलेट पॉइंट में लिखते तो इट वुड हैव क्रिएटेड मोर इंपैक्ट. फर्दर दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि एक सिंगल पॉइंट को लेके द लर्नर केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. इन्होंने यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला पॉइंट लिखा, फिर से यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला ही पॉइंट लिखा, एंड दिस पॉइंट जो लक्ष्मीकांत में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, द सेम हैज बीन पुट हियर. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बिकेम बॉडी कॉर्पोरेट विच कुड बी स्यूड. तो एग्जैक्टली जो आपने लर्न मेमोराइज किया हुआ है उसने रिप्रोड्यूस कर दिया, एक पर्टिकुलर डायमेंशन का आप स्ट्रेच करते जा रहे हो. सो जब कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हिस्ट्री में, और खास करके जब उसमें कुछ तरह के डायरेक्टिव्स ना हो, तो ट्राई टू हैव द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, मैक्सिमम पॉइंट्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रेच ना करें. ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो उसकी टर्मिनोलॉजी, जो आप एक स्टैंडर्ड बुक बिपिन चंद्रा के अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें क्लास 12th वाली, जो उसका स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी का यूज करें. अब जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों आंसर में, वो ये है यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज का. यू लुक एट द लैंग्वेज इन दिस पर्टिकुलर आंसर. बात की गई ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है. नाउ लुक व्हाट दैट, उस पर्टिकुलर आंसर में क्या लिखा गया? ट्रांसफर ऑफ सोवरेन पावर डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन टू द रूल. ठीक है. अ कंपनी वाज एबॉलिश्ड एंड ब्रिटिश क्राउन बिकम द डायरेक्ट रूलर. ठीक है. उसके बाद लुक, जितने भी आंसर मैंने एनालाइज किए, सारे आंसर में यही लिखा गया था कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि हाँ वी विल नॉट एनेक्स यू फर्दर, बट इसके लैंग्वेज में देखो, दे वेर एश्योर्ड ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. एक्चुअली में देखा जाए, सो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में प्रिंसली स्टेट एक पैरामाउंसी का कॉन्सेप्ट आया था कि ओवरऑल जो पैरामाउंसी होगी दैट विल बी ऑफ द क्वीन योरसेल्फ. ठीक है. क्वीन ही पैरामाउंट होंगी, क्वीन ही सॉवरेन होंगे. जो प्रिंसली स्टेट थे उनको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के आपका जो अधिक्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे. लेकिन जब कभी भी उनको दबाना होता था, जब कभी सप्रेस करना होता था, तो पैरामाउंट पावर द क्वीन ही थी. ठीक है. सो उन्होंने एग्जैक्टली इस वर्ड को यूज किया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. ठीक है. एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर दिस. ठीक है. सो ओवरऑल इनका जो आंसर है वो एग्जैक्टली जो की टर्मिनोलॉजी, की टर्म्स हैव बीन वेरी ब्यूटीफुली यूज्ड इन द आंसर. लेकिन आप उस पर्टिकुलर आंसर में देखेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद, स्ट्रक्चर और फ्लो होने के बावजूद, ठीक है, टर्मिनोलॉजी इज मिसिंग. आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे बहुत ज्यादा
स्ट्रेच कर रहे हैं। सो इससे इसका घाटा ये हुआ कि जो ये पॉइंट को आप इस पॉइंट को आप इलाबोरेट करते, इस पॉइंट को इलाबोरेट ना करके आप सिंपल एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। इस आंसर में फुल पोटेंशियल था कि ये आंसर 5.5 स्कोर करता है। दूसरा इनका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखो इन्होंने लिखा है कि आफ्टर 1874 colonial legislation like this increased Britain's grip over India। ये बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है, ठीक है। डोंट यूज सच अ कैजुअल ग्रिप ओवर इंडिया। यू कुड हैव द लर्नर कुड हैव रिटन कि दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन strengthen the direct control of Queen over India, ठीक है, और it embarked upon the era of direct rule of Queen over India, ठीक है। जो ग्रिप दिस ऑल दिस थिंग्स सोज इन फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। अगेन जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज ऑल्सो इन अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज। तो इन चीजों का अवॉइड करें। सो इस पर्टिकुलर आंसर से हमें ये सीख मिलती है भैया कंटेंट इज द किंग, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है, कंटेंट सबसे पहले आता है। सर कंटेंट के बिना आपका आंसर नहीं वर्क करेगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए कंटेंट का। नाउ एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक पर्टिकुलर आंसर स्पेशली 38 मार्क्स के क्वेश्चन में बीपीएससी आपको 6 पेज देती है, राइट। और उस 6 पेज में कितना हमें लिखना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, 400 600, ठीक है। सो चूंकि 6 पेज दिया होता तो हमेशा दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि हमें क्या पूरा भर देंगे तो हम एग्जामिनर पर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो ठीक है, अगेन वी विल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन। हम बीपीएससी कॉपी एनालाइज कर देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज इम्प्लीकेशन, क्या इसका बेनिफिट है, हम इसको कैसे इस चीज़ को एनालाइज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को अगेन हम बीपीएससी के ही आंसर को एनालाइज कर देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ द 38 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है पॉलिटी वाले में, ठीक है, 2B अगेन 68 का क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन वाज अबाउट कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, देयर इज चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर डिकेड्स, हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स, डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सबसाइड द कैरेक्टर ऑफ कास्ट, गिव योर रीजंस, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। And this learner, this aspirant, no, it's not an aspirant, already selected, ठीक है। So what इन्होंने अपनी कॉपी में just look हाफ पेज यहाँ लिखा है इन्होंने, 1 पेज 2 पेज 3 पेज एंड लगभग 4 पेज। यहाँ पे थोड़ा कम, मतलब हम मान चलते हैं कि 4.25 पेज इन्होंने लिखा है, 4.25 से 4.5 पेज। एग्जैक्टली जो उनका वर्ड काउंट है, मैंने प्रॉपर इनका वर्ड काउंट किया, इट कमिंग आउट टू बी 400 का अराउंड इनका वर्ड काउंट है। सो उन्होंने 400 वर्ड में इस पर्टिकुलर आंसर को लिखा। एंड लुक एट द ओवरऑल आंसर का जो उनका प्रेजेंटेशन है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी लॉजिकल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड इनको मिलता है आपको 23 नंबर, ठीक है। सो इन्होंने 400 वर्ड में इन्होंने 23 नंबर निकाल लिया, ठीक है। अगेन हम एक सेम आंसर को देखते हैं, सेम एक लर्नर है, मतलब एस्पिरेंट है, ठीक है, उन्होंने भी सेम आंसर लिखा, उनको सेम मार्क्स मिले। बट व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर आंसर कि शुरू हुआ यहाँ से 1 पेज 2 3 4 5 6, इनको भी मिला है 23 नंबर। बट इनके जो वर्ड काउंट है दैट इज ऑलमोस्ट 580। और इनके आप देख सकते हो इन्होंने बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है आंसर को। तो डेफिनेटली इनको जो लिखने में टाइम ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि आप ऑन एन एवरेज हमें 80 से 90 वर्ड लिखने में 3 से 4 मिनट लगता है। सो अगर आप 200 वर्ड एक्स्ट्रा लिख रहे हो, हाउ फास्ट यू आर, ठीक है, कितना के तेज हो, आपने जरूर 7 से 8 मिनट 6 से 8 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया होगा उस
एस्पिरेंट के कंपैरिजन में, जिन्होंने 23 नंबर स्कोर किया सिर्फ 400 वर्ड्स में। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये एक उत्कंठा जग सकती है कि सर क्यों नहीं हम 600 वर्ड में ही लिखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। सर इसका फ़र्क पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में। अगर आप अपने वर्ड इकॉनमी को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिखेंगे, तो इसका आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। लेट मी शो यू विद एग्जांपल। यू कैन सी ऑन योर डैशबोर्ड, you can see on your screen, I will not show the roll numbers, ठीक है। You can see ये हमारे वो लर्नर हैं जिन्होंने 23 नंबर लाया है 400 वर्ड लिख के। ये जो ऊपर वाले हैं, he got 23 मार्क्स while 400 वर्ड्स में। दूसरे वाले लर्नर हैं जिन्होंने भी 23 नंबर लाया 600 वर्ड में। अब इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, जिन्होंने 600 वर्ड में लिखा है, तो इन्होंने अपने सारे आंसर्स को, जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं, ही हैज़ रिटन इन एट वेरी लेंथ। ठीक है, उनका लेंथ हमेशा 600 का अराउंड रहा है। सो लुक, इनके इकोनॉमी वाले सेक्शन में हाईएस्ट मार्क्स है, रियली गुड। ठीक है, सॉरी ये वाला पार्ट है 26.5 ही गॉट इन 6A ब्लू इकॉनमी में। ठीक है, इनके इस वाले में 20 मार्क्स हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया लॉन्ग आंसर्स पे, तो लुक इनके जो शॉर्ट आंसर्स हैं ड्रास्टिकली इनके मार्क्स कम हो गए, 2.5, 3, 4, 1.5, 3.5। और वहीं पे ऊपर वाले एस्पिरेंट का स्कोर देखो, उन्होंने इकोनॉमी वाले सेक्शन में हर क्वेश्चन में 5+ स्कोर किया, 5, 5.5, 5, 5, 5। सो ओवरऑल इनके 25.5 हैं। और सेकेंड स्टूडेंट का, इनके पास ये कंटेंट कोई कमी नहीं है, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, इनके आंसर्स में कंटेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में इनका दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है, इट केम आउट टू बी 11 मार्क्स। और यहीं पे जो इन दोनों का लॉन्ग आंसर्स के मार्क्स का डिफरेंस ओनली 7 मार्क्स। ठीक है, तीनों ने जो लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं ज़्यादा वर्ड में, इन्होंने 7 नंबर का लीड तो लिया लॉन्ग आंसर्स में, बट शॉर्ट आंसर्स में 11 नंबर से पीछे हो गए इकोनॉमी वाले सेक्शन में। कमिंग बैक टू पॉलिटी वाले सेक्शन में, यू कैन सी अगेन, पॉलिटी वाले सेक्शन में इन्होंने अगेन लीड लिया हुआ 1.5 नंबर का लॉन्ग आंसर्स में। बट यहां पे जिनका कंसाइज आंसर है, उन्होंने 5 नंबर का लीड लिया हुआ है शॉर्ट आंसर्स में। और ओवरऑल आप देखेंगे, जिनका कंसाइज रिटन, जिनका आंसर बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट है, ठीक है, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस है, और उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन वंडरफुल परफॉर्म किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक दिस लर्नर हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन GS पेपर 2। ही गॉट 23 इन पॉलिटी वाले सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस में, 25.5 इन योर इकोनॉमी वाले सेक्शन में, एंड 22.5 in your साइंस एंड टेक वाले सेक्शन। एंड दिस इज रियली वेरी गुड स्कोर। और इनके लॉन्ग आंसर्स में अच्छे हैं, ठीक है, किसी भी लॉन्ग आंसर इनका टॉप नहीं किया इन्होंने, बट इनका ओवरऑल मार्क्स जो फाइनली इट कमिंग आउट टू बी, आई थिंक इट्स अराउंड 175 or 174। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड बैलेंस्ड अप्रोच। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इस लर्निंग से हमें एक सीख ये भी मिलती है इस एनालिसिस से, कि सर आंसर शुड बी टू द पॉइंट। वर्बोसिटी बहुत ज़्यादा, आप एक पर्टिकुलर आंसर में बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। योर वर्बोसिटी, ठीक है, विल कॉस्ट यू, यू हैव टू पे द प्राइस। ये प्राइस आप पे करेंगे शॉर्ट आंसर के साथ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके, जाके जैसा कि अभी एविडेंट है। लेट्स सी कि इन्होंने शॉर्ट आंसर कैसे अटेम्प्ट किया है। लेट मी शो यू।
सो ये आपकी क्वालिटी यहाँ से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। सो हमने दूसरा पॉइंट देखा। पॉइंट नंबर 2 ये था कि 38 मार्क्स से क्वेश्चन का लेंथ कितना होना चाहिए। आई वुड से कि आप 400 का ही टारगेट लेके चलिए, 400 वर्ड्स हमें यूज करना है, ठीक है। एंड मैक्सिमम 4 से 4.25 पेज, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता, आप अच्छा कंटेंट है 4 पेज पे आप अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट करता है। हमने कंटेंट के बारे में बात किया, ठीक है, कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सो सर स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उस 3 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कंटेंट, कंटेंट इज द किंग, ठीक है। अगर आपका कंटेंट क्वेश्चन से अलाइंड है सो यू विल गेट ए गुड मार्क्स, ठीक है। कंटेंट लेवल पे 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है कंटेंट मिसमैनेजमेंट, मतलब आपके पास कंटेंट है, यू नो इट वेरी वेल, बट आप कंटेंट को सही से स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, कंटेंट को सही से क्वेश्चन की डिमांड से अलाइन नहीं कर पाए। दूसरी प्रॉब्लम होती है शैलो कंटेंट, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, आप शैलो बातें लिख के। सो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको कम नंबर या एवरेज मार्क्स मिलते हैं। सो जो कंटेंट मिसअलाइनमेंट है, ठीक है, उसी का एक बृहद एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल फ्लॉ। इसको मैं भी अगेन आई एम गोइंग टू शो यू थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चरल फ्लॉ किसी आंसर में क्या होता है। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू विद द एग्जाम्पल, ठीक है। लेट मी टेक अप दैट एग्जाम्पल। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 68 बीपीएससी में GS1 का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट कि डिस्कस द फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। इन पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है, स्टूडेंट एस्पिरेंट इज राइटिंग वेरी वेल, ठीक है। हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस स्मॉल मूवमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स, एंड उन्होंने बोला कि दिस मल्टीपल फैक्टर्स विच प्लेड इट्स रोल ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, कॉलोनियल रूल फैक्टर एंड रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। सो इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक। ना लुक एट द पॉइंट्स, इन्होंने कितने पॉइंट्स कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। उसके बाद एक इनके पास फ्लो चार्ट भी है, ठीक है, और ही कवर्ड वेरियस फैक्ट्स, ठीक है। बट इतने सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद ही गॉट 90, नहीं बैड मार्क्स नहीं, इट्स नॉट ए पुअर मार्क्स, इट्स रियली गुड मार्क्स। बट आई एम गोइंग टू शो यू अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे इनसे कम कंटेंट यूज करके लर्नर ने ज़्यादा स्कोर किया है। सी इन दिस पर्टिकुलर आंसर, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने। फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। एक पॉइंट वेस्टर्न एजुकेशन, दूसरा पॉइंट प्रेस, ठीक है। इन्होंने इस 2 पॉइंट को ही बहुत एलॉबरेट किया है, ठीक है। आफ्टर देन फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट हाउ दिस लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बीच में लिंकेज स्टैब्लिश किया, और फाइनली उन्होंने बहुत ही एक शानदार रूप से इसको एंड किया, 22 मार्क्स। सो उस पर्टिकुलर आंसर में वी सॉ फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ही कवर्ड 10 aspects. In this particular answer he covered only 2 aspects, ठीक है। उसके बाद इट क्रिएटेड ए लिंकेज कि नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में क्या था। दिस इज सेकेंड पार्ट,
इसको उन्होंने स्टैब्लिश किया और सारे मूवमेंट को एक साथ लिख दिया, इसको बहुत एलोबरेट नहीं किया, 4-5 पॉइंट लेके फिर फाइनली कंक्लूड किया। सो इट फॉलोड अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर कि आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपने जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उन्होंने एड्रेस किया, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को एड्रेस किया, इम्पैक्ट को एड्रेस किया, फाइनली एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड करके क्वेश्चन खत्म किया। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर आंसर में स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या था जिसको 19 मार्क्स मिले हैं? दैट क्वेश्चन सफर्ड फ्रॉम हैंगिंग इंड। हैंगिंग इंड क्या होता है? लुक, हैंगिंग इंड एग्जैक्टली यही होता है। मैंने आपसे बोला अभी दैट क्वेश्चन एंडेड विद हैंगिंग इंड। तो जैसे मैंने बोला कि तो इसका मतलब क्या होता है, तो यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ मी एंड आई बिकम साइलेंट। सो यू मे बी थिंकिंग कि यार कहीं हमारा सीन तो नहीं रुक गया, हमारे ये पॉज तो बफरिंग तो नहीं हो रही वीडियो। सो एग्जैक्टली आप देखो इस पर्टिकुलर आंसर में व्हाट ही डिड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स, उनको अब इनको इस लास्ट पेज में आकर समझ में आ रहा है कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा ही डिस्कस कर दिया, ठीक है, हमने सेकेंड पार्ट को डिस्कस किया ही नहीं। सो ही ट्राई टू पॉइंट्स को क्रैम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंगल लास्ट, क्योंकि लास्ट पेज है ये, इसके बाद इनके पास स्पेस है नहीं, उसी पॉइंट में सारा कुछ घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक पेज में सारा पॉइंट, फ्रीडम स्ट्रगल पॉइंट इसको समराइज कर दे, सारा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लिख दे, फ्लो चार्ट लिख दे, और फाइनली क्लोजर नहीं दे पाए, इनके पास कंक्लूजन नहीं है। इन्होंने प्रॉपर कंक्लूजन दे के इस क्वेश्चन क्लोज नहीं कर पाए, क्वेश्चन को हैंगिंग छोड़ दिया, ठीक है। तो एग्जामिनर इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, सडनली अरे यार तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सडन, आप क्वेश्चन को ले जाकर खत्म कहाँ पे कर रहे हो? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पे, ठीक है, जब क्वेश्चन शुड हैव एंडेड विद अ प्रॉपर कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप अननेसेसरली स्ट्रेच कर रहे हो। आपने 10 पॉइंट्स तो लिखे, बट आप एक एक ही पार्ट को खींचते जा रहे हो। आपने ये स्टैब्लिश नहीं कर पाए बहुत अच्छे से कि हाउ नेशनल मूवमेंट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। सेकेंड पार्ट के साथ अपने लिंकेज नहीं स्टैब्लिश कर पाए। सो ये सारे स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी होती हैं। सो स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी कई बार आपके अच्छे कंटेंट को भी आपको इनफेक्टिव बना देता है, और कई बार आपका कंटेंट एवरेज कंटेंट भी है, बट इट इज स्ट्रक्चर्ड एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सो यू विल गेट द मोर मार्क्स, ठीक है। सो वी हैव आंसर्ड थर्ड एस्पेक्ट, हाउ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं तो स्ट्रक्चर पे। लुक अगेन, दिस क्वेश्चन is your again from your 68 BPSC history question है। Question was the discuss the growth of colonial technical education in Bihar under various schemes of British rule. Critically analyze its impact. So look at the answer. Very beautifully, the learner has defined what is technical education. ठीक है, नो बोल बच्चा, सीधा इन्होंने बुलसाई पे हिट किया, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि भाई कॉलोनियल एजुकेशन का जो पर्पस था, पर्पस क्या था, क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट यूज ऑफ डायग्राम, बहुत ही क्लियर डायग्राम है, ठीक है, बहुत ही क्लियर डायग्राम का यूज करके learner has presented the core idea कि what was the goal of colonial education. Then चूंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द ग्रोथ ऑफ colonial education, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट स्टेजेस, सो दिस इज अ प्रोसेस जो टाइम लाइन पे शो करना होता है, ठीक है। सो लर्नर हैज वेरी ब्यूटिफुली शोन दिस ऑन अ टाइम लाइन, ठीक है। सो इन्होंने ग्रोथ वाला एस्पेक्ट कवर किया, उसके बाद इन्होंने एक पेज में कवर कर दिया कि भाई ये मेजर चीजें टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में किया गया था। देन इसका इम्पैक्ट भी डिस्कस्ड, ग्रोथ के बाद इम्पैक्ट, ठीक है, एंड फाइनली इट कंक्लूडेड वेरी वेल। बाकायदा इन्होंने लिखा है टू कंक्लूड
करके इन्होंने प्रॉपर, और इनका पोस्ट इंडिपेंडेंस तक ले गए। सो प्रॉपर एक कोहेरेंसी है आंसर में, आंसर बहुत स्मूथ फ्लो में चल रहा है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है इस पर्टिकुलर आंसर में जिसको अननेसेसरली स्ट्रेच किया जा रहा है। हर पार्ट इस पर्टिकुलर आंसर में ऑर्गेनिकली बैलेंस्ड है। कीवर्ड्स भी यूज किए गए, ऑक्सफोर्ड ऑफ वेस्ट, जितने भी कमीशन कमिटीज वगैरह थे, एंड फाइनली एग्जामिनर गेव 22 मार्क्स। नाउ आई एम गिविंग शोइंग यू वन मोर आंसर, दिस इज ऑफ रैंक 9th, ठीक है। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ, ठीक है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम गिविंग द एंशियंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, नालंदा, विक्रमशिला, देन कमिंग टू मेडाइवल, ठीक है, ठीक है, बट नॉट वेरी मच रिलेवेंट टू द आंसर, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जब भी ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बात की जाती है तो यू हैव टू शो द इवेंट्स ऑन अ टाइम लाइन। सो यू कैन सी हियर कि इन्होंने भी टाइम लाइन पे चीज़ों को दिखाया, और ये ऑलमोस्ट इन्होंने 4 फेज में, जो उस पर्टिकुलर कॉपी में जिस चीज़ को दिखाया गया था इस फॉर्म में, ठीक है, हाफ पेज में, ही टुक ऑलमोस्ट 2 पेज, ठीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट सारा पॉइंट कवर किया। इसके बाद ही अगेन रोट ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब देखो इन्होंने सारे पॉइंट तो यहाँ पे कवर कर ही दिए हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट तो यहाँ पे कवर कर ही दिए। इन्होंने तीसरे पेज पे नथिंग बट दैट पॉइंट हैज बीन रिपीटेड अगेन, ठीक है। और जो उसके बाद जो हुआ क्रिटिकल एनालिसिस, जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला पार्ट इग्नोर हो गया। दैट कुड हैव बीन वेल एनालाइज्ड, बट ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। सो थोड़े मार्क्स कम हो गए। आंसर में कंटेंट भर भर के है, बहुत अच्छा आंसर है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फ्लॉ के कारण इनके 2 मार्क्स कम हो गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, योर स्ट्रक्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, हिस्ट्री के आंसर्स लिखते वक्त कीप इन माइंड 2 थिंग्स। हिस्ट्री के आंसर में 2 चीजें होती हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, एक एनालिटिकल पार्ट होता है। सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में जब कोई भी क्वेश्चन आपसे लिखने को बोला जाता है तो उससे कुछ फीचर्स होंगे, कुछ ना कुछ घटना के बारे में आप लिखेंगे, टाइम, किस काल में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, कौन कौन से प्रमुख एक्टर्स थे, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया, जो कि मेयरली फैक्चुअल पार्ट है, दैट यू विल रिकॉल। दूसरा होता है एनालिसिस, आप उसको एनालाइज करेंगे, आप बताएंगे कि इस पर्टिकुलर घटना का, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, इस पर्टिकुलर पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या आया था। सो दिस बिकम योर एनालिटिकल पार्ट। और हिस्ट्री क्वेश्चन में अक्सर डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल में बैलेंस नहीं बन पाता। समटाइम स्टूडेंट ओवर एम्फेसाइज डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बहुत सारा फैक्ट as many a times एनालिटिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट छूट जाता। तो फिर वो लगता है कि हाँ इट्स अ हाईली इंटेलेक्चुअल डिबेट विदाउट एनी सब्सटेंस। वी आर नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली कि ये पॉलिसी में ये फीचर्स थे, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इम्पैक्ट। सो वो कनेक्शन रिलेटेबल नहीं फील होता। सो ऑलवेज इन हिस्ट्री क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन द माइंड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल के बीच में प्रॉपर बैलेंस हो। सो इन पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर आंसर यू कैन सी हियर डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो 4 पेज में चला, 1 2 3। एनालिटिकल पार्ट बहुत छोटे में सिमट गया, ठीक है। दिस शुड नॉट हैपन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के बीच में प्रॉपर संतुलन बना के चले, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, कि क्या सारे पेपर का, चूंकि आपके पास GS1 GS2 मिला के आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला के एक सेक्शन है आपके पास, 3rd इज योर साइंस एंड टेक, 4th इज योर हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, 5th इज योर करंट अफेयर्स, एंड 6th इज योर स्टैट्स। करंट अफेयर्स वी कैन से इकोनॉमी वाले चैप्टर में भी स्प्रेड है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ मार्क्स, ठीक है।
सो दो तीन चीजें मेरे जो एनालिसिस में आया वो ये आया कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी के आंसर्स में कम वेरिएशन होते हैं। ओवरऑल ओवरऑल जो स्टूडेंट स्कोर करता है उस पर कम वेरिएशंस होते हैं। वहीं पे इकोनॉमी के क्वेश्चन में यू विल सी लॉट ऑफ वेरिएशन। आई एम शोइंग यू विद द डेटा एंड फैक्ट्स। Look, this is all the copies I had for the English medium. You can see here, जबकि पॉलिटी के आंसर्स हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स है पॉलिटी के आंसर में दैट इज 65, जो लोवेस्ट मार्क्स दैट इज 46.5। सो अप्रॉक्स आपके 18.5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड चीज आप ये देख सकते हैं कि 60 से प्लस आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। वहीं अगर सेम चीज आई रिपीट इन इकोनॉमी सेक्शन, सेम स्टूडेंट है, उन्हीं के मार्क्स हैं, ये अलग अलग मार्क्स नहीं है। सो इफ आई रिपीट, सो यू कैन सी इन इकोनॉमी यू विल सी 60 प्लस से 2 ही लोग हैं, और जो हाइएस्ट मार्क्स है 65, जो लोवेस्ट मार्क्स 36, ऑलमोस्ट डिफरेंस इज 29। सो इकोनॉमी के मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन है इन कंपैरिजन टू योर पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स में मोरलेस सबके आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं सबके मार्क्स कम ही हैं। लॉन्ग आंसर्स में वेरिएशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंसाइट है वो ये है कि सर आप साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं उसके शॉर्ट वाले पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ो। अगर मैं सारे GS1 GS2 के सारे शॉर्ट वाले जो सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शन का एनालाइज करने के बाद आई रियलाइज कि साइंस एंड टेक के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपने सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, सो आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपके जो आउटपुट रेशियो है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में कभी भी, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा जो आपको अभी मैं एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, यू विल फील कि दैट यार ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बट आई वुड से अटेम्प्ट करो। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कहीं मत छोड़ो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें एक और चीज़ आई वांटेड टू डिस्कस, यार इकोनॉमी के क्वेश्चन में इतने वेरिएशंस क्यों आते हैं, ठीक है। दैट हैज़ टू बी रियलाइज्ड कि यार इकोनॉमिक क्वेश्चन इतने वेरिएशंस क्यों आते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर वेरी डायनामिक, ठीक है, एंड इट यूजुअली वी फेल टू गिव द एग्जैक्ट आंसर विच एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग। क्यों ऐसा होता है, क्यों है? बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले साल आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, या दिस इज द क्वेश्चन कि एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2022, what are the various initiatives taken by India to enhance its trade? Suggest some ways to increase India's global trade engagements in future. So this question is basically demanding a very thoughtful analysis. और इस क्वेश्चन का मैंने जो स्कोर का एनालिसिस में व्हाट आई फाउंड देयर इज ह्यूज वेरिएशन, और इसमें जो टॉप स्कोर है दैट इज नॉट वेरी गुड, 20 मार्क्स ही मिले हैं, ठीक है। जो लोवेस्ट मार्क्स था दैट इज 11, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इकोनॉमिक क्वेश्चन में यू नीड टू वेरी स्पेसिफिक। यार इकोनॉमिक क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू बोल बच्चन, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स दूर से भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्किल सेक्टर में इंप्रूवमेंट के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, आप इसमें सर ये भी लिख सकते हो कि आपने जीएसटी को रैशनलाइज करने की जरूरत है, या फिर हमने जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। यार ये भी रिलेटेबल हो सकता है, बिकॉज कि जीएसटी विल प्रमोट फॉर्मलाइज इंडस्ट्री विल रिक्वायर मोर स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली हिटिंग द बुल्सआई। सो इकोनॉमिक क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने उसको कहीं से रिलेट करके यू कैन क्रिएट द आंसर, बट यू विल नॉट बी एबल टू हिट द बुल्सआई। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं देखूं इंडिया ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट, सो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, एंड लुक एग्जैक्टली इन्होंने लाइन उठा के पूछा है
इन्होंने एग्जैक्टली यही लाइन उठा के पूछ लिया है, इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट, द सेम लाइन हैज बीन पुट टू यू, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा है इनिशिएटिव टू एनहेंस ट्रेड, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड थर्ड, सजेस्ट वेज टू, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव, ठीक, सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट्स इन फ्यूचर। ठीक है, अब यू विल सी इंडिया ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट के फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। सो जब एग्जामिनर के पास एक प्रॉपर माइंडसेट है तो ही इज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कंटेंट। सो इकोनॉमी के क्वेश्चन में यू नीड टू पुट डेटा, आप नॉनसेंसिकल बातें मत करें। आप इकोनॉमी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, चांसेस आर वेरी वेरी गुड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। मैंने 68 बीपीएससी में एक लर्नर की कॉपी देखी थी, ही गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 38। इन फैक्ट इन दिस ईयर आई सॉ वन आंसर which got 26.5 marks. So इकोनॉमी वाले आंसर्स में इट हैज फुल पोटेंशियल टू गेट 26। इकोनॉमी वाले आंसर्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे फुल पोटेंशियल है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन 5+ स्कोर करो, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी। बशर्ते यू शुड नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, यू शुड बी हिटिंग द बुलसाई। बुलसाई हिट करने के लिए इकोनॉमी के लिए यू शुड हैव प्रॉपर स्ट्रैटेजी दैट कि आप इकोनॉमिक सर्वे, अगेन इस साल भी आपका एग्जाम जो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद ही होगा। एंड सो उस इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मेजर थीम्स पे आप ना एक प्रॉपर कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर लें 10-15 पन्ने का, दैट विल सॉल्व योर एंटायर प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इकोनॉमी से हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट से हमें ये लर्निंग मिलती है कि यार हमें स्मॉल क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करें। यार मेरी पूरी इस एनालिसिस में एक चीज़ समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर द स्मॉल क्वेश्चन, उनका मेजर फोकस होता है लॉन्ग क्वेश्चंस पे, एंड मेजॉरिटी ट्राई टू हैंडल शॉर्ट आंसर लाइक ठीक है यार कुछ भी लिख दो, 1-2 नंबर आ जाए, और एग्जाम ना 2-3 नंबर ज़्यादा देता भी नहीं है अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड में नहीं लिखा है तो। सो जैसा कि मैंने एक लर्नर की कॉपी दिखाई थी आपको, he got 174, 73 something। इनका थ्रू आउट लॉन्ग आंसर्स में ही स्कोर्ड वेरी वेल। ठीक है, बट इन्होंने शॉर्ट में फोड़ा था, लिटरली फोड़ा था इन्होंने। ही कंसिस्टेंटली गॉट 4.5, 5.5, 5.5 and because of that he got highest marks in your paper 2। so that analysis shows you cannot ignore short answers। ठीक है, और शॉर्ट आंसर्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव अ गुड ग्रास्प ओवर वर्ड इकोनॉमी। आपको अपने वर्ड इकोनॉमी में कितने शब्द, कम से कम शब्दों में आप अपने आइडियाज को कंसाइज लिखना सीखें ताकि आप टाइम सेव कर पाएँ, उस टाइम को सेव करके आप शॉर्ट आंसर्स को दे पाएँ। ठीक है, डोंट डू जनरलाइजेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ठीक है, तो जी हाँ हुजूर, जितनी कॉपीज पढ़ने के बाद इंग्लिश माध्यम की अधिकतर सारी कॉपियों में आंसर्स में आई फाउंड दैट एग्जामिनर इज रीडिंग लाइन बाय लाइन। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपने छोटी छोटी भी गलतियाँ की हैं तो एग्जामिनर विल पॉइंट आउट। इन माई एनालिसिस आई फाउंड that your examiner is reading your answer line by line, word by word। ठीक है, अब एक और जो सबसे बड़ी बात आती है, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बीपीएससी के इवैल्यूएशन पे भी डाउट लगता है कि बीपीएससी के पास अपने प्रॉपर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है भी कि नहीं। वो इस बात पे है कि आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। सो व्हाट आई रियली फाउंड कि जब बहुत सारे आंसर्स देखने के बाद आई रियलाइज कि क्वेश्चन छोड़ना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आप कुछ भी लिख के आओ बट यू शुड राइट। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ।
कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर काफ़ी बाउंसर्स था, कुछ बहुत बच्चों को पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन वाज दैट, एक तो आपका स्काउट एंड गाइड जम्बूरी वेयर हैपेंड, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव, GS1 में। देन GS2 में देयर वाज वन क्वेश्चन ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। थर्ड क्वेश्चन वाज योर इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसका ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। इस क्वेश्चन में व्हाट आई रियली फाउंड कि मेनी लर्नर्स ने छोड़ा है, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले में इंटरनेट में बहुत लर्नर ने छोड़ा है। लेकिन व्हाट आई ऑल्सो फाउंड, बहुत लर्नर्स ने सिर्फ लिखा है, कोई सब्सटेंस नहीं है, बट दे गॉट मार्क्स। आई एम शोइंग यू विद एग्जाम्पल हियर। ये देखो, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंदी माध्यम की कॉपी है। व्हाट इज द इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू द इराटिसिटी ऑफ मानसून। सो लर्नर ने इंडियन ओशियन डाइपोल को हिंदी में लिखा हुआ कि हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, ठीक है। सो लर्नर ने इसे समझ लिया बाइपोलर यूनिपोलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, और इन्होंने उसी पे लिख दिया कि वर्तमान वैश्विक राजनीति का प्रमुख केंद्र हिंद महासागर है, इस क्षेत्र में दुनिया ध्रुवीकृत हो रही है। और इन्होंने बाकायदा इस चीज को रिलेट भी कर दिया आपके मानसून से, कि विभिन्न प्रकार के आयुध परीक्षण के कारण हमारे मानसून को इम्पैक्ट भी आ रहा है, ठीक है, और इसका मानसून का सीधा अनियमितता उत्पादन, हमारे खाद्य उत्पादन पर असर पड़ता है। और एग्जामिनर ने नंबर भी दिया 2.5। सो दिस इज रियली ब्लंडर। व्हाट इज द, एग्जामिनर ने बकायदा इनसे पूछा भी है या मार्क करके, भाई हम इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट पूछ रहे हैं ज्योग्राफी वाला, आपने मुझे ये क्या लिख के दिया है, ठीक है। जो इनको 2.5 मार्क्स मिला, ही गॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट एक संचार प्रणाली है जिसके कारण आज यह दुनिया उतनी सरल हो गई है, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने इंटरनेट के बारे में सारी कहानी लिखी, भैया हम वीडियो कॉल करते हैं, हम ये करते हैं। उसके बाद ही ऑल्सो रोट कि इनके उपयोग जिसके द्वारा किया जाता है वही इंटरनेट है। दिस इज अगेन अ ब्लंडर, बट अगेन ही गॉट 3 मार्क्स। अगेन इंटरनेट और इंटरनेट, अब देखो इसके आंसर में, इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जरिया है, ठीक है, जबकि इंटरनेट के जाल से संबंधित है, ठीक है। उन्हें खुद ही नहीं पता क्या लिख रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर मानव जनजीवन को अप्रत्याशित बदलने का काम किया है, ठीक है। और ये अगेन ही गॉट 3 मार्क्स। बेसिकली यू आर राइटिंग सम पॉइंट्स, जनरलाइज पॉइंट्स। एक और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू शो यू, जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, खास करके अभी जो हमने डिस्कस किया हिंदी माध्यम के छात्रों के कॉपीज में, कि बहुत ही लिबरल मार्किंग की गई है। इट्स लाइक दैट कि एग्जामिनर आंसर पढ़ नहीं रहा, विदाउट पढ़े उन्होंने मार्क्स अवार्ड किया है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, राइट एन नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखें। अब समस्या क्या हुई कि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को यह समझ लिया कि बिहार में औद्योगिकी उद्योग का प्रयोग करके कैसे बिहार को आधुनिक बनाया जा सकता है। सो द लर्नर हैज रिटन बिहार का आधुनिकीकरण उद्योग के माध्यम से अत्यंत संभव है, ठीक है, और इसे लागू करने तो बिहार की विभिन्न योजनाएं लाई गई। और द लर्नर हैज रिटन कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ब्याज के तहत 25% भूमि का आरक्षण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी महिला योजना, MSME एक्ट 2006। सो और एग्जामिनर साहब ने देखा बढ़िया डायग्राम, अच्छी राइटिंग, ले 4 नंबर ले, तो खुश हो जाओ। एग्जैक्टली क्वेश्चन वाज नॉट आस्किंग दिस, क्वेश्चन वाज आस्किंग राइट अ नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार।
दिस क्वेश्चन इज नो वेयर. सो हिंदी माध्यम के आंसर्स में आई फाउंड सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज, जिसमें ये पता चला कि एग्जामिनर इज वेरी वेरी लिबरल इन अवार्डिंग मार्क्स. आई एम शोइंग यू मोर एग्जाम्पल्स हियर. लेट मी सी वन मोर एग्जाम्पल. हिंदी माध्यम के और भी बहुत सारे आंसर्स में ये डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई. अब आई एम शोइंग यू वन मोर आंसर हियर कि आपसे GS1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए. एंड द लर्नर हैज रिटन इसका आयोजन बिहार में हुआ. और एग्जामिनर ही बोल रहा है भाई बिहार में नहीं हुआ. ही पॉइंटेड आउट अगेन. उसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्काउट्स को बढ़ावा देना, जम्बूरी के उत्पादन को बढ़ावा देना. मे बी लर्नर के दिमाग में जामुन का फिगर बनाओ जम्बूरी समझ के. एंड रिटन जम्बूरी के उत्पादन को बढ़ावा देना, जम्बूरी के निर्यात को बढ़ावा देना. एंड और इसको बिहार के गया प्रांत के क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया, जो कि अपने आप में बिहार के लिए अभूतपूर्व है. एंड एग्जामिनर इज गिवन 1 मार्क्स. आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है आपने इसको क्रिएटिविटी को 1 मार्क्स दिया, बट यू शुड हैव मेंटेन ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड. एक और जो चीज है कि हाँ हिंदी में मुझे एक और जो प्रॉब्लम दिखी वो ये कि दे प्रोवाइड मार्क्स स्कोर विथ बहुत ज़्यादा उसके कंटेंट में नहीं जाके आपने सिर्फ आंसर को देखा, यानी यू अवॉर्डेड मार्क्स विदाउट रीडिंग द आंसर. सी द हियर डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार. दिस इज द क्वेश्चन. बिहार के अधिकारित आधारित इस सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए. एंड द लर्नर हैज रिटन भारत में 1991 में अर्थव्यवस्था में तीव्रतर वृद्धि लाने एवं इसके पुनर्संरचना के उद्देश्य से भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे अपनाकर बढ़ाया गया, जिसका प्रभाव बिहार राज्य पर भी पड़ा. सो दिस लर्नर ने इस सर्विस को, ई सर्विस को इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर समझ लिया. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर. ठीक है. वर्तमान में बिहार में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 61.2% है. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें चुनौती यह है कि बिहार एवं भारत विनिर्माण क्षेत्र के विकास के बिना सीखे सेवा क्षेत्र को छलांग लगा दिया. ठीक है. इससे द्वितीयक श्रेणी विकसित नहीं हो पाया. इसके सेवा क्षेत्र प्रभावित. इसके निम्न उपाय हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास, डिजिटलाइजेशन पे जो. सो डेफिनेटली दिस कंटेंट इज नॉट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ई सर्विसेज ऑफ द बिहार RTPS. सो डेफिनेटली एग्जामिनर बहुत खुश होगा तो ही शुड अवार्ड 1 मार्क्स. ठीक है. और एग्जामिनर को इतना अच्छा ही लगा, ही अवार्डेड 3.5 मार्क्स. So this is what I have found. I have found this discrepancy कि हिंदी में या तो कॉपी सही से चेक नहीं कर रहे हिंदी वाले में. आई एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशन बट या ये दिस आई हैव फाउंड. ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड कि हाँ हिंदी के बहुत सारे आंसर्स में इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं. बट ठीक है, कुछ ही आंसर्स में ये चीज़ मिली है. ओवरऑल इंग्लिश के आंसर में यू विल बी द कॉपीज थॉरली चेक्ड. ठीक है. एंड हिंदी वाले में भी थॉरली चेक है. कुछ एक जगह पर मुझे इस तरह की डिस्क्रिपेंसी मिली है जो मैंने आपके सामने रखी है. दिस इज व्हाट आवर डिस्कशन फ्रॉम आवर द एनालिसिस of this copies. So let me conclude, let me recapitulate the points. फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा कंटेंट इज द किंग. कंटेंट सबसे ऊपर. कंटेंट को ऊपर करने के लिए आप सबसे ज्यादा वर्क करें कंटेंट को एनरिच करने पे. सेकंड पॉइंट इज दैट योर कंटेंट शुड बी अलाइन विद द स्ट्रक्चरल फ्लो. आपका स्ट्रक्चर फ्लो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है दैट यू शुड एडहेयर विथ. थर्ड इज अ प्रेजेंटेशन. यू शुड वर्क अपॉन द प्रेजेंटेशन. आप इस चीज़ पे काम करो, कंसाइजनेस पे काम करो, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट अपने वर्ड इकोनॉमी को आप मेंटेन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप शॉर्ट आंसर्स पे ओवरऑल पूरे पेपर को आप बैलेंस कर पाएंगे. लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस तो छोड़ो मत. कुछ भी हो जाए, जो समझ में आए वो लिख के आओ, बट यू शुड राइट. ठीक है. अगेन यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी. हर सेगमेंट की अपनी अलग अलग डिमांड है. पॉलिटी की अलग डिमांड है,
इकोनॉमी की अलग डिमांड है, साइंस एंड टेक का अलग डिमांड है, हिस्ट्री का अलग डिमांड है, करंट अफेयर्स का अलग डिमांड है. सो यू शुड हैव अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ आंसर राइटिंग. आप कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, इन सबों पे पहले से रेडी तैयार रहो कि हाँ मैं इन चीज़ों का ऐसा यूज़ करने वाला हूँ. यू शुड अंडरस्टैंड डायरेक्टिव्स, यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ किन किन चीज़ों पे हमें कैसे एग्जाम में आंसर को बैलेंस करना है. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. Hope I will soon we will be meeting with a new video of how to write impactful answer. ठीक है, तो बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो साथ मिलने वाले हैं. तो दैट विल बी द मिनी सीरीज ऑफ राइटिंग impactful answer. So let's meet you again. Thank you.